नमस्कार। आज हम भौतिकी के एक बड़े दिलचस्प रोजमर्रा के विषय पर बात करेंगे जी। कि चीजें तरल पदार्थों में जैसे पानी में क्यों और कैसे तैरती हैं, मतलब उत्प्लावन और ये सब। हाँ बिल्कुल, ये बॉयंसी का कॉन्सेप्ट। हमारे पास भौतिकी के पाठ का एक अंश है जो इसी पर है, उत्प्लावक बल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, घनत्व और तैरने की शर्तें वगैरह। हाँ, तो कोशिश रहेगी कि इन सब को आसान भाषा में समझें और देखें कि हमारी दुनिया में ये कैसे काम करता है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये उत्प्लावक बल, ये होता क्या है? स्रोत कहता है कि ये ऊपर की ओर लगने वाला एक बल है। जी हाँ, जो तरल किसी डूबी हुई वस्तु पर लगाता है। आर्किमिडीज ने समझाया था इसे सबसे पहले। बिल्कुल। और ये आता कहाँ से है? असल में जैसे जैसे आप तरल में नीचे जाते हैं, दबाव बढ़ता है। अच्छा। तो किसी भी डूबी हुई चीज के निचले हिस्से पर जो ऊपर की तरफ दबाव लग रहा है, वो उसके ऊपरी हिस्से पर नीचे की तरफ लग रहे दबाव से ज्यादा होता है। अच्छा, ये अंतर ही बल पैदा करता है। हाँ, यही दबाव का अंतर उत्प्लावक बल बनाता है। और ये बल लगता है वस्तु के, मतलब हटाए गए तरल के आयतन के केंद्र पर, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। जी, सेंटर ऑफ बुओयांसी। और इसी बल की वजह से पानी में चीजें थोड़ी हल्की लगती हैं। वो आभासी कमी महसूस होती है वजन में। हाँ, और यहीं पर फिर आर्किमिडीज का वो मशहूर सिद्धांत आ जाता है। बिल्कुल, कि वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल कितना होगा? उतना ही जितना उस वस्तु ने तरल हटाया है, उस हटाए गए तरल के वजन के बराबर। एकदम सही कहा। और इसी से जुड़ा है तैरने का नियम, मतलब प्लवन का नियम। कि कोई चीज तैरेगी कब? तैरेगी तब जब उसका अपना कुल वजन ठीक उतना ही हो जितना उसने तरल हटाया है, उस हटाए गए तरल के वजन के बराबर। अच्छा। और संतुलन के लिए एक और बात जरूरी है, वस्तु का अपना गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सब समझने के लिए मुझे लगता है घनत्व, डेंसिटी को समझना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। स्रोत के अनुसार घनत्व मतलब द्रव्यमान बटे आयतन, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जी, एसआई यूनिट किलोग्राम प्रति घन मीटर। और इसी से जुड़ा है अपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। वो क्या है? वो बस किसी चीज के घनत्व की तुलना है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व से। अच्छा, पानी से तुलना। हाँ, और क्योंकि ये अनुपात है, इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसे हाइड्रोमीटर से नापते हैं। और यही घनत्व तय करता है कि कोई चीज तैरेगी या डूबेगी। अगर वस्तु का घनत्व तरल से कम है तो तैरेगी, ज्यादा है तो डूब जाएगी। यहाँ कुछ उदाहरण बड़े दिलचस्प हैं, जैसे बर्फ पानी पर तैरती है, कहते हैं उसका सिर्फ 10वां हिस्सा ही ऊपर रहता है। हाँ, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, करीब 90% होता है पानी के घनत्व का। अच्छा। तो वो तैरती है और उतना ही हिस्सा डूबता है जितने से वो अपने वजन के बराबर पानी हटा दे। और समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि उसमें नमक घुला होता है, तो उसका घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। तो ज्यादा घनत्व मतलब ज्यादा उत्प्लावक बल। बिल्कुल, इसीलिए। और यही कारण है कि अंडा, जैसे आपने कहा, सादे पानी में डूबता है पर नमक वाले पानी में तैरने लगता है। लेकिन वो लोहे वाली बात, कील तो फटाक से डूब जाती है। हाँ, पर लोहे का इतना बड़ा जहाज तैरता रहता है, ये कैसे? बेहतरीन सवाल। यहाँ फर्क समझना होगा पदार्थ के घनत्व और पूरी वस्तु के औसत घनत्व में। औसत घनत्व? हाँ, कील ठोस लोहा है, उसका घनत्व पानी से कहीं ज्यादा, तो डूब गई। लेकिन जहाज, वो अंदर से खोखला होता है। हाँ। उसका आकार ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा पानी हटाता है। तो अगर आप जहाज का कुल वजन लें और उसे उसके कुल बाहरी आयतन से भाग दें तो उसका औसत घनत्व कम निकलेगा। बिल्कुल। उसका औसत घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है, इसीलिए वो तैरता है, भले ही बना लोहे से। अरे वाह, ये हुई ना बात। इसने तो जहाज का राज खोल दिया। लैक्टोमीटर भी तो शायद इसी सिद्धांत पर काम करता है, दूध की शुद्धता के लिए। जी हाँ, वो भी घनत्व के आधार पर ही काम करता है। लेकिन सिर्फ तैरना काफी नहीं है, जहाज को सीधा भी रहना होता है, लहरों में पलटना नहीं चाहिए। स्थिरता कैसे आती है? बहुत अहम सवाल। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आता है, मित केंद्र या मेटासेंटर। मित केंद्र? हाँ, सोचिए एक जहाज पानी में तैर रहा है और थोड़ा सा एक तरफ झुकता है, तो उसका जो डूबा हुआ हिस्सा है उसका आकार बदल जाएगा। इससे उत्प्लावन केंद्र, सेंटर ऑफ बॉयंसी, थोड़ा खिसक जाएगा। ठीक है। अब इस नई जगह से, इस नए उत्प्लावन केंद्र से एक सीधी ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन, ऊपर की तरफ खींचें। ये रेखा जहाज की जो पहले वाली सीधी ऊर्ध्वाधर रेखा थी, उसे जिस बिंदु पर काटेगी वही मित केंद्र है। वही मित केंद्र M है। अब स्थिरता के लिए क्या जरूरी है? क्या? ये मित केंद्र M जहाज के अपने गुरुत्व केंद्र
जी से ऊपर होना चाहिए। ऊपर क्यों? क्योंकि अगर m जी से ऊपर है तो जब जहाज झुकेगा उत्प्लावक बल और वजन मिलकर एक ऐसा बल युग्म बनाएंगे जो उसे वापस सीधा करने की कोशिश करेगा। अच्छा, सीधा करने वाला टॉर्क। बिल्कुल, ये हुई स्थायी संतुलन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर मित केंद्र m गुरुत्व केंद्र g से नीचे हुआ तो हल्का सा झुकना भी उसे और ज्यादा झुका देगा और जहाज पलट सकता है। अस्थायी संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बाप रे। तो जहाज डिजाइन करते वक्त ये बहुत जरूरी है कि मित केंद्र हमेशा गुरुत्व केंद्र से ऊपर रहे। अत्यंत महत्वपूर्ण। तो संक्षेप में कहें तो उत्प्लावक बल, आर्किमिडीज का सिद्धांत और घनत्व, ये सब मिलकर तय करते हैं कि कोई चीज तैरेगी या डूबेगी। जी। और फिर स्थिरता के लिए मित केंद्र और गुरुत्व केंद्र की सापेक्षिक स्थिति मायने रखती है। बिल्कुल। ये सिद्धांत छोटी सी बर्फ की सिल्ली से लेकर विशालकाय जहाजों तक सब पर लागू होते हैं। सही कहा। और यहाँ सोच के वाली बात यह है कि असल दुनिया में इंजीनियर इन सिद्धांतों को कैसे इस्तेमाल करते होंगे। जरा सोचिए, एक बड़े मालवाहक जहाज पर सामान लोड या अनलोड हो रहा है, या वो तूफानी समुद्र में है। उसका वजन, गुरुत्व केंद्र सब बदलता होगा। लगातार बदलता है। तो डिजाइनर कैसे ये सुनिश्चित करते हैं कि हर स्थिति में, हर लोड पर मित केंद्र हमेशा गुरुत्व केंद्र से पर्याप्त ऊंचाई पर रहे ताकि जहाज स्थिर रहे, सुरक्षित रहे। ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक कमाल है। वाकई ये सोचने वाली बात है।